हेलो दोस्तों, अवाम वेलकम टू एग्रो नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड आने के पीछे इसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो सबसे पहले जो ये किसान क्रेडिट कार्ड था वो श्री यशवंत सिन्हा के रिकमेंडेशन पे आया था। श्री यशवंत सिन्हा ने इसको लॉन्च किया था। ये यशवंत सिन्हा कौन थे? ये 1998 और 1999 के समय में फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। तो इन्हीं ने ही अपनी लोकसभा में बजट के थ्रू अपनी एक बजट की एक स्पीच थी, उसमें इनने किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। अब ये इसका समय क्या था आने का? तो ये आया था 1 जून 1998 में। ओके। और इसको रिकमेंड किया था एक कमेटी ने, आर.वी. गुप्ता कमेटी। इसको बनाया था, इस कमेटी को बनाया था नाबार्ड ने। और इसके जो फॉर्मुलेशन होते हैं कि किस आधार पर फार्मर्स को ये किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, उसके जो भी फॉर्मुलेशन होती है, जो भी स्कीम होती है, मॉडल स्कीम होती है, ये नाबार्ड के द्वारा बनाई जाती है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसको धीरे धीरे। किसान क्रेडिट कार्ड, ये यूनियन मिनिस्टर थे किसके? फाइनेंस के। 1998 और 1999 के समय जो यूनियन मिनिस्टर थे फाइनेंस के वो थे श्री यशवंत सिन्हा। और उनका जो कार्यकाल था इन 1998-1999 में, जब बजट पेश हुआ। हम जानते हैं बजट क्या होता है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसके अंदर बजट आता है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही बजट रिलीज होते हैं। और ये कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फाइनेंस मिनिस्टर भी किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ओके, इतना तो हम सब जानते हैं। तो श्री यशवंत सिन्हा इन हिज 1998-1999 बजट स्पीच ऑन 1 जून 1998 इंट्रोड्यूस द किसान क्रेडिट कार्ड। तो उनने 1 जून 1998 को इंट्रोड्यूस किया था किसान क्रेडिट कार्ड अपने बजट में। ठीक है। और अभी की हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो है निर्मला सीतारमन। ये फैक्ट भी आप याद रखना। नाबार्ड, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम भी इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हमको आना चाहिए कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके। नाबार्ड फॉर्मुलेटेड द मॉडल स्कीम फॉर इशू ऑफ केसीसी टू फार्मर ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग। तो नाबार्ड, मैंने आपको बताया कि जो नाबार्ड होता है वो ही स्कीम्स बनाता है, वो ही फॉर्मुलेट करता है स्कीम्स को, मॉडल स्कीम्स को, जिसके थ्रू केसीसी इशू किया जाता है फार्मर्स को। किसके बेसिस पर? कि फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग है, उनके पास लैंड होल्डिंग नहीं, उनमें जितनी भी होल्डिंग्स हैं जिनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसके बेसिस पर केसीसी उनको उपलब्ध किया जाता है। फार्मर्स में यूज दैम टू रेडियली परचेज एग्रीकल्चर इनपुट सच एज सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा एंड ड्रॉ कैश फॉर देयर प्रोडक्शन नीड। अब क्या करते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं केसीसी की मदद से या तो डायरेक्टली परचेज कर लेंगे, जो कि उनके फार्म इनपुट हैं, जो कि उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट चाहिए होते हैं उनको, या फिर वो कैश ड्रॉ कर लेते हैं उनके प्रोडक्शन नीड को फुलफिल करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अकॉर्डिंगली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर.वी. गुप्ता कमेटी, यानी कि इस किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को जो रिकमेंड किया था वो किया था आर.वी. गुप्ता कमेटी। और इस कमेटी को बनाया था नाबार्ड ने। तो इसके रिकमेंडेशन पर नाबार्ड ने फॉर्मुलेट किया एक मॉडल केसीसी स्कीम को इन कंसल्टेशन विद मेजर बैंक्स इन द कंट्री। तो बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट तो होना जरूरी है, कोई बैंक के थ्रू ही तो इनको, जो हम मेन पब्लिक है, उनके यूज में आ पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं नाबार्ड एक ऐसी एजेंसी है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी। कैसी एजेंसी होती है? रीफाइनेंसिंग एजेंसी। रीफाइनेंसिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जिन बैंक के पास जाते हैं, जैसे कि मैं गई एसबीआई के पास, मैंने अपने रुपए जमा कर रखे, मैंने उनको विदड्रॉ कर लिया रुपए को। तो ये मैं डायरेक्टली उस बैंक से अपनी फैसिलिटीज़ ले रही हूँ, लेकिन उन बैंक को भी कोई ना कोई करेगा ना, क्या? स्पॉन्सर्ड, मतलब कोई ना कोई फाइनेंस देगा। जब इन बैंक्स को नीड होगी तो कोई ना कोई एजेंसी ऐसी होती है जो कि उन्हें फाइनेंस देती है। तो ऐसी एजेंसी को, जो कि बैंक की भी बैंक होती है, यानी कि बैंक नाबार्ड होती है, वो अपनी फाइनेंस देगी किसको? रीजनल रूरल बैंक को। और रीजनल रूरल बैंक फाइनेंस देगा किसको? फार्मर को। तो यानी कि नाबार्ड फाइनेंस दे रहा है किसको? रीजनल रूरल बैंक को, आरआरबी को। और आरआरबी से फिर डायरेक्ट फिर बाद में कौन कनेक्ट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं फार्मर। दैट्स वाई ये क्या है? फाइनेंस की भी फाइनेंस, यानी कि रीफाइनेंस एजेंसी है, जो कि आरआरबी को फाइनेंस दे रही है और आरआरबी अल्टीमेटली फार्मर को फाइनेंस दे रहा है। इसलिए फाइनेंसिंग की भी फाइनेंसिंग है और एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। ओके, सो
अब ये मैंने थोड़ी समरी लिखी है, इसके थ्रू आपको याद हो जाएगा, आप नोट्स बनाते चलिए। जैसे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड था वो लॉन्च किसने किया था, किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, श्री यशवंत सिन्हा के द्वारा। और ये कौन थे, यूनियन मिनिस्टर थे ऑफ फाइनेंस के, किस समय, 1998-1999 के समय। और ये कब लॉन्च हुआ था, 1 जून 1998 पे। और ये फॉर्मुलेटेड इसकी स्कीम बनाता कौन है, ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बनाई किसके द्वारा गई थी, वो थी गई थी नाबार्ड के द्वारा। और किसके रिकमेंडेशन पे, आर.वी. गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे। आई होप आपको इतने फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मॉडल स्कीम थी, फिर बाद में क्या हुआ, जो आरबीआई था ना, उसने जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको सर्कुलेट की कर दी थी। और जो नाबार्ड था उसने कोऑपरेटिव और रीजनल रूरल बैंक को सर्कुलेट कर दी थी कि ये एक ऐसी स्कीम है, इसके थ्रू फार्मर्स को लोन दिया जाएगा इस पर्पज से, ठीक है। तो द मॉडल स्कीम वाज सर्कुलेटेड बाई आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक इन 5 अगस्त 1998। और नाबार्ड के द्वारा कर दी गई थी किसको, कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी को, एट 14 अगस्त 1998। सो इस तरह से ये सारे बैंक्स में ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फैल गई। और ये सारे बैंक किसानों को लोन दे सकते हैं, किसके थ्रू, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लोन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए केसीसी में लोन एडवांस करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल्ड होनी चाहिए। एक होता है पहला, किसान को बताना पड़ता है उसकी लैंड होल्डिंग कितनी है। और लैंड होल्डिंग को हम हिंदी में बोलते हैं खतौनी नंबर। ये आता है एक, ये डॉक्यूमेंट आते हैं खतौनी नंबर नाम से। यदि आप विलेज में जाओगे तो आप देखोगे कि लोगों को कहते हुए खतौनी, ठीक है। और एक प्रपोज्ड क्रॉपिंग पैटर्न, इसमें क्या होता है कि प्रपोज्ड की हम क्या लगाने वाले हैं, उस लैंड होल्डिंग पर हम क्या लगाने वाले हैं, यानी कि प्रपोज्ड क्रॉपिंग पैटर्न जिसे हम बोलते हैं उसके ऊपर क्रॉप लोन दिया जाता है। सो फार्मर को 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। तो पहले दिखाना पड़ता है लैंड होल्डिंग रिकॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं खतौनी नंबर, कि उसके पास कितना लैंड होल्डिंग है, 2 हेक्टेयर है कि 4 हेक्टेयर है। और फिर एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, और उसको अभी उसने क्या लगाया वो वाला पैटर्न होना चाहिए, यानी खचरा नंबर। और वहाँ जाने के बाद उसको बताना पड़ता है कि उसको कि है ना, उसको प्रपोज्ड क्रॉपिंग पैटर्न बताना पड़ता है कि वो क्या लगाने वाला है, उसी के बेसिस पर उसे लोन मिलता है। तो पहले ये एग्जिस्टिंग क्रॉप पैटर्न होता था, लेकिन अब इसको कर दिया प्रपोज्ड क्रॉप पैटर्न, यानी कि वो बताएगा कि मैं ये वाली फसल लगाऊंगा, तो उसको बोलते हैं हम खसरा नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि आखिर कैसे लोन अमाउंट कैलकुलेट होती है। देखिए मान लीजिए कोई एक किसान है, हमने मान लिया उसका नाम है रामलाल जी, ठीक है। ये कोई किसान है रामलाल जी, उनने खरीफ में लगाई पैडी 2 हेक्टेयर पे, और रबी में लगाई व्हीट 1.2 हेक्टेयर में, पोटैटो लगा दी, इंटरक्रॉपिंग कर दी 0.8 हेक्टेयर में। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो एक लाइन ऑफ स्केल ऑफ फाइनेंस फिक्स कर देती है कि उतना ही अमाउंट किसी पर्टिकुलर फसल पे मिलेगा। जैसे पैडी है तो किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने उसको फिक्स कर दिया, स्केल ऑफ फाइनेंस को फिक्स कर दिया कितना, 55,000। ये मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया स्केल ऑफ फाइनेंस का। ये स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट होती है वो डिक्लेयर करती है, मतलब स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो डिक्लेयर करती है एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। जैसे कि पैडी के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, एक रामलाल जी हैं जो कि रहते हैं मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट करौली में, किसमें, करौली में। तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया पैडी के लिए जो रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 55,000 रुपये पर हेक्टेयर, और व्हीट के लिए मिलेंगे 54,000 रुपये पर हेक्टेयर, और पोटैटो के लिए मिलेंगे 1,00,000 रुपये पर हेक्टेयर। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो अब हम लैंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसकी लैंड होल्डिंग कितनी है उसको स्केल ऑफ फाइनेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ये पर्टिकुलर पैडी के लिए कर लिया, तो हमने 2 हेक्टेयर मल्टीप्लाई बाई स्केल ऑफ फाइनेंस दैट इज़ 55,000 से 2 हेक्टेयर को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ऐसे ही बीट के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया और पोटैटो के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। ये जो एरिया है हमें वो ही लेना है जिसमें हम अपनी फसल लगा रहे हैं, आपका एक्स्ट्रा नहीं लेना, केवल उतना ही लेना है जिसमें आप अपनी फसल लगा रहे हो, ठीक है। और
ये हो जाएगा हमारा, फिर हम इन सबको ऐड कर लेंगे, ये हमने निकाल लिया, ये आ जाएगी हमारी ये अमाउंट। फिर हम क्या देखते हैं कि केसीसी में केवल हमारी फसलों के ऊपर ही, क्रॉप के ऊपर ही रुपए नहीं मिलते कि हमारे क्रॉप में कितना एक्सपेंस हो रहा है उसके ऊपर ही रुपए नहीं मिलते। इसमें मिलते हैं हमारी जो फैमिली जो एक्सपेंस होती है, फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए उस पर भी 25% लोन मिलता है, और फार्म एक्सपेंस को पूरा करने के लिए भी 25% लोन मिलता है, और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो फिर अब हम इस अमाउंट का कितना लगा लेंगे, इस अमाउंट का 25% निकाल लेंगे, उतना फैमिली एक्सपेंस और फार्म एक्सपेंस के लिए लोन मिलेगा। तो हमने इनका 25% निकाल लिया, तो हमारी वैल्यू इतनी आ गई। ये मैंने पहले से सॉल्व करके रख लिया था ताकि क्लास में टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो ये एक बार आप और चेक कर लेना ये कैलकुलेशन। और फिर हमने टोटल लोन अमाउंट निकाल लिया। टोटल लोन अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्रॉप एक्सपेंस जो कि हमने निकाला था प्लस फैमिली एक्सपेंस प्लस फार्म एक्सपेंस, इनको ऐड कर लिया तो आ गया 3,82,200। ये इतना लोन हमें मिलेगा। ओके, इतना लोन हमें क्या होगा, मिलेगा, ठीक है, किसी पार्टिकुलर ईयर में। अब जो ये खसरा नंबर होता है, खतौनी नंबर होता है, जो मैंने आपको बताया था, खतौनी यानी कि लैंड होल्डिंग का रिकॉर्ड, और खसरा नंबर यानी कि प्रपोज्ड क्रॉपिंग पैटर्न का जो रिकॉर्ड होता है, ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये 5 साल के लिए रख लिए जाते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप जब भी लोन लेने जा रहे हो तो आप बार बार अपने ये डॉक्यूमेंट लेके जाओ, आपको बस 5 साल के लिए होता है, ये 5 साल के लिए डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, तो अब आप 5 साल के लिए लोन ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कैसे हम लोन अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन पे इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, क्योंकि लोन है ऑब्वियस लोन पे तो वो मिलेगा ही इंटरेस्ट रेट, तो लोन पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है इसमें। तो फिर जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लगता है इस पर 4%। कितना लगता है, 4%। और इसमें यदि आप 3 लाख से ज़्यादा ले रहे हो और 3 लाख से के बराबर या फिर 3 लाख से कम या फिर 3 लाख ले रहे हो, यानी कि आपकी जो अमाउंट है वो 3 लाख से कम है या फिर 3 लाख के बराबर है, तो आपको 4% लोन मिलेगा। कितना, सॉरी 4% लोन नहीं मिलेगा, 4% इंटरेस्ट लगेगा उस अमाउंट पे। यदि आप 3 लाख से कम ले रहे हो लोन, 3 लाख या 3 लाख से कम, और यदि आप 3 लाख से ज़्यादा ले रहे हो तो फिर 9% लगेगा इस पर इंटरेस्ट रेट। तो फिर देखिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 9%। ये फिक्स कर रखा है कि टोटल रेट ऑफ लोन केसीसी पे 9% लगता है, लेकिन इनमें से है ना सब्सट्रैक्ट कर लिया जाता है कि कुछ गवर्नमेंट कुछ कम कर लेती है 2%, और कुछ परसेंट जो उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी होती है, किसी फार्मर की रीपेमेंट कैपेसिटी होती है, उसके बेसिस पे 3% रिड्यूस कर दिया जाता है। इंसेंटिव दे दिए जाते हैं कि हाँ ये बंदा ट्रस्टेबल है तो इसको हम कम कर देते हैं 3% और। तो टोटल जो लोन है वो जो इंटरेस्ट लगता है लोन पे वो लगता है 4%। आपको क्या याद रखना है, जो लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो कितना लगता है, 4%। आपको बस ये 4% नंबर याद रखना है, ये ऊपर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि 4% इंटरेस्ट लगता है। अब हम कुछ रिसेंट में कुछ हुआ था केसीसी के ऊपर, हम उनको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। देखो, यदि जो लोन है वो यदि कोई फार्मर 1 लाख से नीचे दे रहा है तो फिर आपको कोई सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि 1 लाख से ऊपर हो जाती है लिमिट तो हाइपोथिकेशन कर दिया जाता है क्रॉप का, ठीक है। यदि कार्ड लिमिट कितनी हो जाती है, 1 लाख से 1 लाख तक पहुंच जाती है, अप टू 1 लाख तक हाइपोथिकेशन हो जाता है क्रॉप्स का। और यदि 1 लाख से ऊपर ले रहे हैं तो मॉर्टगेज कर लिया जाता है लैंड का। ये मॉर्टगेज और हाइपोथिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ अपने पहले वाले लेक्चर में, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। अब देखिए जो यूनियन बजट हुआ था 2018 में, इस यूनियन बजट ने क्या किया था, उनने केसीसी की फैसिलिटीज़ को एग्रीकल्चर यानी कि केवल फार्म क्रॉप लगाने से लेकर, केवल पहले किस पर लिमिटेड थी, क्रॉप पे ही लिमिटेड थी, ऐसे फार्मर जो कि क्रॉप लगाते थे, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया और फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री तक भी पहुंचा दिया इसकी फैसिलिटीज़ को। ओके, तो फैसिलिटीज़ ऑफ केसीसी इज एक्सटेंडेड टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर टू हेल्प देम टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड। द वैलिडिटी पीरियड अप टू 5 ईयर्स। क्यों होती है 5 ईयर्स, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन कितने साल तक होता है, 5 ईयर्स तक, जो कि अब एक्सटेंड होके कितना हो गया, 3 मोर ईयर, यानी कि अब टोटल जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 8 ईयर्स का होता है। ये याद रखना, यानी कि 8 ईयर्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है।
इट ऑफर क्रेडिट इन 2 टाइप्स। अब क्या होता है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना, ये 2 टाइप्स में क्रेडिट को देता है। एक तो होता है कैश क्रेडिट, जो कि कैश, एक होता है डायरेक्ट क्रेडिट यानी कि कैश क्रेडिट, इसमें जो अमाउंट होती है लंप सम में दे दी जाती है। और दूसरा होता है टर्म क्रेडिट, इसमें क्या होता है टर्म यानी कि उन्हें थोड़ी थोड़ी करके दी जाती है, जैसे कि कुछ लैंड डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि हमने पढ़ा था मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, जो कि टर्म लोन होते थे जिनका रीपेमेंट टर्म्स में करना पड़ता था, यानी कि कुछ टाइम पीरियड में करना पड़ता था, तो ऐसो को हम बोलते हैं टर्म क्रेडिट। और एक होता है कैश क्रेडिट, जैसे कि जिन्हें क्रॉप लोन हुए, जिनको जिनको लंप सम में रीपे करना होता है, ऐसे को हम बोलते हैं कैश क्रेडिट। तो ये था हमारा किसान क्रेडिट कार्ड। यदि आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केल ऑफ फाइनेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।